नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों अब 7वें चरण का मतदान होना है और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, हर एक सीट का समीकरण जानने की कोशिश कर रहे हैं। कौन किस पर कितना भारी है ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पहले जो सीटें थी उन पर हमने चर्चा कर ली थी। अब 5 सीटें बची हुई हैं। राहुल लाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और 5 सीटें जो बची हुई है राहुल जी, उस पर बातचीत करते हैं और किसको एज मिल रही है, क्या समीकरण है, जरा दर्शकों को आप समझाने की कोशिश करिएगा। वाराणसी से शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, अजय राय के लिए बड़ा रोड शो हुआ। डिंपल यादव, प्रियंका गांधी एक साथ दिखी रोड शो करते हुए। अखिलेश यादव, राहुल गांधी मंच पर दिखे एक साथ। तो पूरी ताकत इंडिया गठबंधन ने भी झोंकी। लेकिन क्या यहां पर किसी तरह का कोई नुकसान या फिर डेंट लगता दिखाई दे रहा है क्या? देखिए अनुज जी, बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि बनारस में भी प्रधानमंत्री की सीट फंसी है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। हाँ। बनारस में प्रधानमंत्री की सीट सुरक्षित है। हम्म। हाँ, इस मामले पे जरूर जो सवाल खड़े होंगे कि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी कि वो हाँ। 10 लाख वोटों से बड़े मार्जिन से जो कि प्रधानमंत्री जी को जीत करके भेजा जाएगा वहां पे। और मुझे लग रहा है कि जो 2019 में उन्होंने जो जीत का मार्जिन रखा था, वो मार्जिन भी प्रधानमंत्री जी के लिए वहां पे रखना एक कठिन चीज होगा। मार्जिन घटने की संभावना पूरी लग रही है अनुज। हम्म। तो एक देखिए, बनारस का मकसद क्या था। हम्म। बनारस प्रधानमंत्री जी जो 2014 में आए थे बनारस, कि हम्म। मुझे मां गंगा ने बुलाया है। जरूर प्रधानमंत्री ने कहा कि मां गंगा ने बुलाया, लेकिन हम लोग भी जान रहे हैं अनुज जी कि बनारस से एक तरह से पूर्वांचल के तमाम सीटों के ऊपर प्रभाव डालना प्रधानमंत्री जी का प्रयास था। जी। लेकिन इस बार उस प्रयास में एक होता नहीं कि उसको सेंटर बना लिए, वहां से सेंटर बना के पूरे पूर्वांचल के ऊपर, और उसके काफी अच्छे नतीजे हम लोगों ने 2014 में देखे। जी। लेकिन 2019 में वो मॉडल थोड़ा फेल हुआ, और हमें लग रहा है कि 2024 में उस मॉडल में और कमी आएगी। क्योंकि मैंने अपने हम लोग जब पहले विश्लेषण कर रहे थे तनुज जी, मैंने पहले भी कहा था कि बगल के जी। चंदौली के सीट को ही ले लीजिए। वो जी। एक तरह से वो सीट काफी फंसी हुई सीट है, पांडे जी की सीट। हम्म। गाजीपुर के सीट को ले लीजिए, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बिल्कुल गाजी बिल्कुल। गाजीपुर में अमित शाह जी ने रोड शो किया वहां पे अनुज जी। हम्म। और उस रोड शो से उम्मीद यह था कि कुछ वोट बढ़ेंगे, लेकिन वो माना जा रहा है कुछ रोड शो से 25-30 हजार वोट का कम से कम और नुकसान हो गया है गाजीपुर में। हाँ हाँ हाँ। तो मैं ये इस संदर्भ में कह रहा हूं कि इस सीट को केंद्र बना के बीजेपी की जो पूरी रणनीति थी कि बाकी सीटों पर पूरा प्रभाव डालना, उस रणनीति पे काम जो है कि इस बार वो सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन जी। प्रधानमंत्री यहां पे जीतेंगे, लेकिन पुराने मार्जिन को दोहराना उनके लिए आसान नहीं होगा। और वो कैसे नहीं होगा आसान, क्योंकि यहां पे मुख्य चर्चा इसी बिंदु पे केंद्रित है अनुज जी, कि हाँ। वो उनका मार्जिन कितना रहेगा प्रधानमंत्री जी का। देखिए, हम्म। आपको याद होगा कि श्याम रंगीला वहां से नामांकन पत्र दाखिल करने का प्रयास करते हैं, हाँ और हाँ। आपने देखा कि उनको नामांकन पत्र वो दाखिल नहीं कर पाए। वो पहले तो बड़ा मेहनत से दाखिल किया, लास्ट में हाँ। खारिज भी हो गया। तो हम्म। मैंने उस समय भी तमाम टीवी चैनलों पे कहा था कि प्रधानमंत्री जी आप तो काफी लोकप्रिय हैं, तो हम्म। आपको चाहिए कि जिसको भी किस्मत आजमाना है, हर कोई बनारस में आके किस्मत आजमा ले। हम सबसे सही दो बात। दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। वो सही कॉन्फिडेंस बात। की एक कमी है। और अनुचित देखिए, उस कॉन्फिडेंस में जो मैं कह रहा हूं कि वोट की गिरावट की स्थिति होगी। देखिए, 2014 में जब आप जाते बनारस, तो वहां पे प्रधानमंत्री का जो महत्व था, या 2019 में जो महत्व था, वो प्रधानमंत्री के उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है उसमें। और जो वहां पे अगर हम लोग देखें, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो बना है वहां पे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उसके आसपास के क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव में भी ध्यान दिया होगा, जिसको जी। बनारस दक्षिण की सीट कहते हैं। हाँ। प्रधानमंत्री को पूरी ताकत लगानी पड़ी थी 2022 के विधानसभा चुनाव में उस सीट पे। बिल्कुल। वहां पे गुजराती समूह के भी समुदाय के काफी सारे लोग रहते हैं। तो थोड़ा हाँ। जो बिजनेस धंधा है, बनारसी साड़ियों का पूरा मामला है, देखिए अब वो कॉरिडोर बना दिया गया है, पर्यटक तो आ जी। रहे हैं। लेकिन जी। बनारस, आप हम लोग सारे लोग बनारस गए, जो मुख्य बनारस का जो पूरा जो उद्योग धंधा है, बिजनेस है, पूरा मेन जो मार्केट है वो गोधलिया वाला मार्केट ही है अनुज जी, जो पूरा मेन हम्म। मार्केटिंग होता है। लेकिन अभी अब वो बाजार जो है, एक तरह से लोग वहां के व्यवसायियों का कहना है कि बहुत हाँ। ज्यादा वीआईपी के आने जाने से, तमाम तरह की चीजों से उनका मार्केट जो है कि वो डिस्टर्ब हुआ है, वो पहले के रूटीन में काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां के हम्म। व्यवसायियों के लिए एक संकट की स्थिति है, प्रधानमंत्री के रहते हुए भी। हाँ। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद प्रधानमंत्री, मैं मानता हूं कि ये सीट निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। लेकिन हाँ, जैसे बीएचयू में जो घटना घटी, वहां पे जिस तरह से बीएचयू के भीतर एक तरह से मैं मानता हूं कि उसका चीफ प्रॉक्टर का पूरा सिस्टम है वहां पे अनुज जी, हजारों की हाँ। संख्या हाँ। में उनके
वो सेना के जो रिटायर्ड लोग हैं वो वहां पे गार्ड की सुरक्षा में रहते हैं। तो मैं वहां का पूर्व विद्यार्थी रहा हूं, जी तो उसके भीतर एक तरह से कहीं न कहीं अनुशासन वाला पूरा मामला होता था। जी लेकिन जो घटना घटी कि वहां पे उसके बीएचयू कैंपस के भीतर वो घटना घटना और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोगों का नाम आ जाना, ये हाँ इन सब चीजों से कुछ ना कुछ जो है कि वो बीजेपी की छवि थोड़ी खराब हुई है। लेकिन अभी भी बनारस के लोगों को ये लगता है कि वो सांसद नहीं चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री चुनते हैं, और इस बात का बनारस के लोगों को अनुचित गर्व भी। गर्व भी है। ठीक है सर, हालांकि क्लियर है, इसमें तो कुछ इफ एंड बेट है नहीं, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। कुछ लोग कह जरूर रहे हैं, ठीक है, लोकतंत्र है, अपनी अपनी बात रखने की आजादी है, अपने अपने तरीके से लोग कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, महाराजगंज आ लेकिन हाँ, जाते हैं सर। जी जी। मार्जिन को लेके वही मैं बोला कि हाँ मार्जिन को लेके स्थिति बन सकती है कि प्रधानमंत्री एक हाँ बड़े मार्जिन से जीतते रहे। हाँ। तो वहां पे वो विपक्ष पे देखिए, पहले इस तरह से वहां पे अगर विपक्ष के लोग चुनाव प्रचार के लिए भी जाते थे तो हाँ मोदी जी के प्रति इतना समर्पण था, अनुज जी की होर्डिंग का सामना करना पड़ता था विपक्ष के लोगों को। हाँ वो स्थितियां इस बार बिल्कुल नहीं है, विपक्ष को भी अच्छा खासा समर्थन वहां पे प्राप्त हो रहा है अनुज। हो रहा है। ठीक है, वो घटेगा बढ़ेगा वो तो 4 जून को पता चलेगा। हालांकि अब महाराजगंज की बात करते हैं राहुल जी। गोरखपुर के पास की सीट है और देखिए सीएम सिटी के बगल की सीट है ये। तो हालांकि इसको सीएम सिटी ही कह सकते हैं, गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं गया हूं गोरखपुर महाराजगंज, मैंने इलेक्शन कवर किए वहां पर। 22 का चुनाव मैंने पूरा वहां पर देखा, कवर किया। पंकज चौधरी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, वीरेंद्र चौधरी जो कि कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है, बीएसपी से आलम साहब चुनाव लड़ रहे हैं। तो कैसे देखा जाए महाराजगंज की सीट सर? देखिए, महाराजगंज की सीट पहले एक तरह से अगर मैं कहूं तो ये सीट पहले यहाँ पे बीजेपी काफी मजबूत हालत में थी। इस सीट को चूंकि देखिए, जो पंकज चौधरी है, हम लोग अगर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण को देखते हैं तो वहां पे अगर पिछड़ा वर्ग के राजनीति में यादव समूह के बाद अगर कोई सबसे बड़ा समूह है तो वो है अनुजी कुर्मी समुदाय है वहां पे। जी और उस कुर्मी समुदाय के एक बड़े नेता के रूप में पंकज चौधरी जी का नाम आता है। वो लंबे समय से जो है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पे कुर्मी समुदाय का वोट वो दिलाते हुए रहे। तो ये जब कुछ समय पहले की स्थिति थी तो उस समय तक पंकज चौधरी जी को लेकर कोई समस्या नहीं चल रही थी। लेकिन जो मैंने बताया कि ये इलेक्शन जो है कि आप देख रहे हैं कि जो भारतीय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन है, उन्होंने भी इस इलेक्शन में कुर्मी समुदाय के लोगों को भारी प्रतिनिधित्व दिया है। भाई यादव समूह के लोगों को तो देखिए 5 टिकट मिले, लेकिन इनकी संख्या अच्छी खासी संख्या है, शायद 1 दर्जन के आसपास का कुछ संख्या है। 10 से ऊपर की ऊपर 10 से 12 कुछ संख्या है कुर्मियों को जो टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है। तो इस बार समाजवादी पार्टी अलग अलग समूहों में डेंट लगा रही है और उस कारण से देखिए यहाँ पे जो कांग्रेस ने भी दिया है टिकट वो वीरेंद्र चौधरी है। और एक लंबे समय से देखिए, अगर हम लोग देखें पंकज चौधरी को लेके, पंकज चौधरी को लेके एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है और कांग्रेस ने पूरा ताकत भी लगाया है। कांग्रेस में खुद जब नामांकन पत्र दाखिल हो रहा था तो वीरेंद्र चौधरी जी के नामांकन पत्र के दिन जो है तो वहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे भी उपस्थित थे। यानी कांग्रेस ने पहले से स्पष्ट कर दिया कि इस सीट को हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं, तभी मल्लिकार्जुन खड़गे उपस्थित हुए थे। वहां का जो राजपूत बहुल क्षेत्र है उसमें जो है कि चुनाव प्रचार के लिए दिग्विजय सिंह को भी उतारा गया। तो जो सोर्स यहाँ के गणित अगर हम लोग देखें कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की बड़ी संख्या है, वो हर तरफ है ही, लेकिन यहाँ पे भी वो बड़ी संख्या है इस जगह पे भी अगर हम लोग देखें। और उसमें देखिए कुर्मी और पटेल जो है वोट जो है वो 9% लगभग कुर्मी पटेल का वोट जो है कि सीधे सीधे अनुजी दिखता है यहाँ पे। जी जी जी। और कुर्मी वोट और पटेल जो ये वोट है, इसमें अब कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये वोट अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जैसे पहले था वैसे ही आज भी ये खड़ा है। वो वोटों में चूंकि वहां पे नाराजगी की एक स्थिति भी है और उस वोटों में एक डेंट लगने वाली कहानी भी है। आप इसको सीएम सिटी कह रहे हैं तो देखिए उस संदर्भ में भी कुछ चीजें, हालांकि वो जो जमीन पे चल रही वो तो है ही, लेकिन राजनीतिक गलियारे में 1 साल पहले वहां पे प्रधानमंत्री जो है कि वो यात्रा पे वहां पे प्रधानमंत्री गए हुए थे जी। और प्रधानमंत्री जब गए थे तो वो लोगों को उम्मीद थी कि वो गोरखनाथ मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री गोरखनाथ मंदिर नहीं गए थे। प्रधानमंत्री सीधे पंकज चौधरी जी के घर गए थे और हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने उनके माता जी से जो है पैर छू के आशीर्वाद लिया था। तो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में ये भी चीजें चलती हैं। देखिए एक जमाने में मुख्यमंत्री के तौर पे ये माना जा रहा था कि मोदी जी और अमित शाह उस समय जो है कि वो मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो है कि वो योगी आदित्यनाथ जी को बना दिया।
अब अंदर खाने बीजेपी के लोगों के हिसाब से सुने तो उनके हिसाब से कि कहीं कहीं मोदी जी और अमित शाह एक तरह से उनके पसंद में पंकज चौधरी उस स्तर पे शामिल है। हाँ। और अगर उस स्तर पे पसंद में शामिल है तो स्पष्ट है कि जो दूसरा खेमा है योगी आदित्यनाथ का खेमा वो उन्हें पसंद नहीं आएगा। तो माना यह जा रहा है कि जरूर जो है कि आंतरिक स्तर पे जो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो पूरा समूह और खेमा है उनका समर्थन कहीं न कहीं पंकज जी के साथ उस रूप में नहीं है, वो तो पंकज चौधरी जी के साथ नहीं है। ये तो चलिए बीजेपी के भीतर की स्थिति हुई, जो बीजेपी के अंदर की स्थितियों की जो हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर अब इसको हम लोग विशुद्ध रूप से अब हम लोग इसको देखें, देखिए ये चुनाव मैंने हम पहले भी कहा कि ये राजनीतिक समीकरण और मुद्दों के आधार पर ये चुनाव लड़े जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसमें सिसवा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे उसमें कुर्मी और पटेलों की बड़ी संख्या है। पनियारा विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे भी जो है कि कुर्मियों की संख्या है। जी जी। संतवार लोगों की भी संख्या है, उनकी भी अच्छी खासी संख्या है यहाँ पे। फिर जो सदर विधानसभा है वहां पे भी कुर्मी और जो है कि इन लोगों की संख्या है यहाँ पे अलग अलग सारे हिस्से में। तो अगर हम लोग देखिए यहाँ पे, अच्छा ये यहाँ पे ब्राह्मण जो है कि वो समूह जो है कि वो 8% है जी। देखिए एक चीज हम लोगों को मानना पड़ेगा कि जो गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र हैं वहां पे लंबे समय से हम लोगों ने देखा है ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच की एक संघर्ष की स्थिति। जब चुनाव जाति समीकरण पे चल रहा है तो आपको अनुज जी वो ध्यान देना पड़ेगा। और अभी आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार के लिए गए थे अभी, तो हरिशंकर तिवारी को लेके जो उन्होंने टिप्पणी की थी, नाम लेके नहीं की थी, लेकिन लतिया देने जैसे शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री ने किया था। जी। तो अब तो उससे देखिए, उससे ब्राह्मण जो तबके में है उसको नाराजगी, और विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पे देखिए ब्राह्मण और राजपूत और ठाकुरों के बीच में पहले से कहीं कहीं संघर्ष की स्थिति रही है। और ये दोनों वोटर जो है कोर वोटर किसके हैं? ये दोनों कोर वोटर अनुज जी वो भारतीय जनता पार्टी के ही कोर वोटर। तो कहीं कहीं मुख्यमंत्री ने फिर से पुराने दुखती रथ को जो है, अभी हम लोग कई सीटों की चर्चा करेंगे और उसमें ये मामला जो है आएगा, ये मामला जिसको मैंने छेड़ा है अनुज जी, वो उसका चैप्टर यहाँ से शुरू हो गया यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जो सीट में मैं कह रहा हूं कि जो सीट महाराजगंज की सीट कुछ समय पहले तक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुरक्षित सीट मानी जा रही थी, वो सीट में अब कांटे का मुकाबले की स्थिति वाली है अनुज जी वहां पे। अब वहां पे और कांग्रेस काफी शानदार चुनाव लड़ रही है यहाँ। वीरेंद्र चौधरी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, आप ये बात कह रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है। देखिए पंकज चौधरी ठीक है, 1991 से वो जो है कि चुनाव जीत रहे हैं। तो अब व्यक्तिगत तौर पर जितना मैं उनको जानता हूँ, जितना मैंने उनको इंटरव्यू किया है और जितना मैं वहां पर गया, महाराजगंज गया था, मैं उनके घर भी गया था उनको कवर करने के लिए चुनाव में। जब वो वोट डालने जा रहे थे तो उनसे काफी देर बातचीत भी हुई थी। तो क्षेत्र में अच्छा प्रभाव उन्होंने बना रखा है। लेकिन जो फैक्टर आप बता रहे हैं उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और ये फैक्टर अनुज जी प्रभाव तो ऐसा है कि देखिए बीजेपी के भीतर ही उन्हें अगले मुख्यमंत्री के रूप में भी देखा जा रहा है। तो इसलिए आपके इस बात को मैं नकार नहीं रहा हूं, वही अति प्रभाव जो है वही उनके लिए संकट की स्थिति बन रही है। देखिए जब हम लोग उत्तराधिकारियों की चर्चा करते हैं कि अगर वहां पे मोदी जी के बाद कौन, तो एक चर्चा यहाँ पे भी शुरू होती है कि योगी जी के बाद कौन। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आंतरिक कलह जो चल रही है वो नुकसान पहुंचा सकती है। गोरखपुर आ जाते हैं सर, महाराजगंज से एकदम बगल में सीट है। भारतीय जनता पार्टी रवि किशन, काजल निषाद समाजवादी पार्टी, जावेद सिमनानी बीएसपी से। रवि किशन के लिए कितनी मुश्किल है या फिर आसान है, निकाल देंगे सीट, क्या लग रहा है आपको? रवि किशन के लिए काफी मुश्किल है। और देखिए रवि किशन के लिए जो मुश्किल है वो मुश्किल प्रथम दृष्टया मैं मानता हूं कि उन्होंने खुद भी बढ़ाई थी। क्योंकि मैं गोरखपुर अभी गया भी था, देखिए गोरखपुर में लोग खुश भी हैं, गोरखपुर के विकास काम से लोग खुश हैं। वहां पे वहां के लोगों को इस चीज का भी गर्व है अनुज जी की गोरखपुर में जो हमेशा पूरे देश भर में मुख्यमंत्री के कारण से वो चर्चा में है वो सर। लेकिन जो सांसद हैं वो कोई भी बीजेपी के कट्टर से कट्टर जो समर्थक व्यक्ति भी है वो रवि किशन को जो है किसका श्रेय देने के लिए तैयार नहीं कि यहाँ पे जो विकास कार्य हुआ उसका श्रेय उन्हें मिल रहा है। अच्छा उन्होंने एक वहां पे आपको याद होगा कि रवि किशन जी ने जो है कि उसका उद्घाटन किया था, शमशान घाट का उद्घाटन किया था उस पे बयान दिया था उन्होंने मन से, वो याद है सबको। वो बयान देखिए सभी दर्शकों को याद होगा। वो बयान अगर वो ना देते और उस बयान में आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े मेहनत मुश्किल से काफी हंस के लोटपोट हो रहे थे, मास्क के भीतर उनका चेहरा है फिर भी वो हंस रहे हैं, वो मामला अनुचित वही खत्म हो जाता। लेकिन रवि किशन जी ने इस मामले को जो है वो
कॉमेडी विद कपिल शर्मा में वहां पे अपना ही उन्होंने और ज्यादा उजागर कर दिया बिल्कुल। कि हमें जब ये ड्यूटी मिली तो मैं क्या ही करता हूँ, हमें कई तरह की चीजें कहनी पड़ी। यानी उन्होंने अपने जो वहां पे उन्होंने जो भाषण दिया था उसका हाँ पूरा खंडन की किस तरह से हमें झूठ बोलना पड़ा था, वो हाँ। एक बड़े से शो में उन्होंने खुद खुलासा कर दिया था मुझे। नहीं, इसको 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 अखिलेश यादव ने मंच से गोरखपुर में बोला इस बयान को, और कहा कि जो सांसद जी है उनके ज्ञान क्या है, वो ज्ञान तो आप लोगों ने सुन ही लिया है कि किस तरह से वो ज्ञान दे रहे थे। तो वो ये मुद्दा विपक्ष ने भी बनाया उनके ज्ञान को लेकर। मैं कह रहा हूं कि ये मुद्दा जमीन पे था, विपक्ष ने इसे बनाया भी है। अब आते हैं हम लोग दूसरे बड़े मामले के ऊपर कि देखिए यहाँ पे जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं और उस समय जब उपचुनाव होता है और उस उपचुनाव में जो विपक्ष ने जो पूरी रणनीति चलाई थी 2018 में, कहीं न कहीं 2018 की पूरी रणनीति 2024 में दोहराते हुए दिख रहे हैं, केवल नाम अलग है। हाँ उसमें परवीन निषाद थे, हाँ संजय निषाद के वो खुद उसमें चुनाव लड़ रहे थे, और इस बार काजल निषाद है वहां। अब बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए निषाद वोटरों की संख्या जो है वो 4.5 लाख के आसपास है, निषाद वोटर की अच्छी संख्या खासी है। हाँ बहुत बड़ी संख्या है। उस बार भी देखिए किसी को सामान्य लोग विश्वास नहीं कर रहे थे 2018 में भी कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में उपचुनाव होगा और वो उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। हाँ। लेकिन तो वैसे ही समीकरण इस बार भी बनाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास कर रही है संजय निषाद के माध्यम से कि निषाद वोटर का डाइवर्जन जो है वो काजल निषाद की तरफ नहीं है, लेकिन जमीन पे उसने बड़ी सफलता हासिल लगते हुए अनुज जी हमें दिखाई नहीं दिया था वहां पे। क्योंकि जो निषाद वोटर्स थे उन लोगों का यह कहना था कि आरक्षण से संबंधित मामले हैं, दूसरे मामले हैं। उनका कहना है कि निषाद जी हम लोगों के पार्टी के बड़े नेता हैं, देश दुनिया में नाम है, यहां तक तो चीजें ठीक है, लेकिन उनसे हम लोगों की कई अपेक्षाएं थी, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई है। तो वो निषाद वोटर, और अच्छा काजल निषाद लंबे समय से मेहनत कर रही है, वो लोकल भी हैं, उनके पति भी वहीं के हैं। तो ये परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो एक अभिनेता और अभिनेत्री के बीच का जो चुनाव हो रहा है अनुज जी वहां पे, जी तो जो समाजवादी पार्टी का जो समीकरण है, काजल वो एक तरह से निषाद, मुस्लिम यादव जो एक उनका बेस वाला चीज है। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो मुस्लिम यहाँ पे करीबन 1.5 लाख है जी, यादव भी यहाँ पे 2.25 लाख है, बड़ी संख्या हो जा रही है। तो एक तो ये ठोस स्थिति है। इसके अतिरिक्त अगर दलित है, दलित भी 2 लाख के आसपास है, क्योंकि ये चुनाव बिल्कुल 1-to-1 चुनाव हो रहा है। बीएसपी से त्रिकोणीय चुनाव नहीं बना पा रही गोरखपुर के चुनाव को। तो दलित वोटर में भी, चूंकि अगर ये त्रिकोणीय चुनाव नहीं बन रहा है तो कुछ दलित वोटर भी टूटेंगे और उनके भी इधर आने की पूरी संभावना दिख रही है। वो वोटर भी समाजवादी पार्टी की तरफ आते दिख रहे हैं। तो ये तमाम परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जो काजल निषाद की स्थिति को मजबूत बना रहा है, और जो वर्तमान सांसद है रवि किशन, उनकी हालत थोड़ी टाइट है। रवि किशन जी की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है यहाँ पे। इसलिए मैंने बोला ना कि रवि किशन जी ने अपनी स्थिति को, मैंने पहले ही कह दिया कि उन्होंने वो जो भाषण दिया था, वो भाषण देके अपने स्थिति को और खुद ही कमजोर भी किया था, खुद ही कमजोर किया था। तो यहाँ पर रवि किशन की सीट थोड़ी फंसती दिखाई दे रही है। जैसा कि बता रहे काजल निषाद अच्छा चुनाव लड़ रही है। हम लोग के पास भी जो ग्राउंड रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसमें निकल कर आया है कि काजल निषाद अच्छा चुनाव लड़ रही है। कुशीनगर आ जाते हैं। विजय दुबे भारतीय जनता पार्टी खाली एक ही लाइन, केवल एक लाइन की सोच के देखिए कि देखिए ये वो सीटों के बारे में अनुज जी चर्चा कर रहे हैं जहां पे देखिए यहाँ पे टक्कर होना भी, अगर यहाँ पे विपक्ष टक्कर दे रहा है गोरखपुर के सीट पे, तो ये अपने आप में मैं मानता हूं विपक्ष के सफलता की स्थिति है। चूंकि देखिए जब पूर्वांचल का विश्लेषण करते हैं तो उसमें हम सबों के माइंड में 2 नाम आते हैं कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बनारस में प्रधानमंत्री जो है कि प्रधानमंत्री जी का चेहरा। तो वैसे स्थिति में बनारस का किला तो देखिए सुरक्षित दिख रहा है, वहां पे इस प्रकार की स्थिति नहीं है। लेकिन गोरखपुर में अगर टक्कर है तो ये भी मैं मानता हूं कि ये बड़ी बात है। बड़ी बात है। नहीं तो उससे पूरे प्रदेश का एक माहौल समझ में आता है कि जब आप गोरखपुर में टक्कर दे सकते हैं तो बाकी 79 सीटों पर भी आप टक्कर दे सकते हैं विपक्ष के तौर पर। और भारतीय जनता पार्टी देखिए जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव खत्म होता है दूसरे की तैयारी करती, विपक्ष इसको मुद्दा बनाता है कि 12 मास आप चुनावी मोड में रहते हो, काम कब करोगे। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव तगड़े से लड़ने की कोशिश करती है। और अगर इतनी तगड़ी मतलब तैयारी में अगर आप सेंध लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये विपक्ष के तौर पर एक जीत मानी जाएगी और एक अच्छी पहल मानी जाएगी। कुशीनगर आ जाते हैं सर। विजय दुबे भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से अजय सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य कितना बड़ा फैक्टर साबित होंगे, जरा ये समझाइए सर।
देखिए, कुशीनगर को लेकर अगर मैं कहूं कि अगर अभी स्वामी प्रसाद मौर्य यहां से समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे होते, अभी वो अलग नहीं हुए होते, तो मैं इसको उतना ही सुरक्षित दुर्ग कहता समाजवादी पार्टी का जितना सुरक्षित दुर्ग मैं बनारस को कह रहा हूं। अच्छा, या फिर ये बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ जाते तो भी बहुत मजबूत कैंडिडेट होते। बिल्कुल बिल्कुल मजबूत होते। वो चूंकि देखिए कुशीनगर में उनकी पकड़ है, वो एक तरह से जो भी परिस्थितियां बनी, चूंकि वो अब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। और देखिए, मैं कुशीनगर भी मैं गया था अनुज जी, तो वहां पे भी बहुत सारे जो दलित समूह के लोगों से बातचीत हो रही थी, तो देखिए उनके प्रति लोगों में प्यार कितना था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं, हम तो बीएसपी को वोट नहीं देंगे, हम तो हो सकता है कि इन्हीं को वोट दे दें, स्वामी प्रसाद मौर्य को वोट दे दें। तो वो उससे चीजें समझ में आ रही हैं। लेकिन अब देखिए, ये स्थिति पे मुझे लग रहा है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उनका मामला काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पे। अगर वो थोड़ा ज्यादा वोट लेके आ गए यहाँ पे अनुज जी, उन्होंने ज्यादा ही वोटों में सेंधमारी कर दी। देखिए, वो सेंधमारी अगर बीएसपी के अपने हिसाब वाले तक ही सीमित रहा तब तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बीएसपी से कुछ वोटर गोलबंद होकर समाजवादी पार्टी की तरफ जाते थे, अगर उस प्रकार के भी किसी वोटर पे उन्होंने सेंधमारी कर दी, तो फिर यहाँ पे विजय दुबे की स्थिति जो है वो आसान हो सकती है उस परिस्थिति में। यानी अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति थोड़ी जमीन पे मजबूत होती है, अगर एक तीसरा त्रिकोण वो बन पाते हैं, तो फिर विजय दुबे की स्थिति महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अजय सिंह भी चुनाव को काफी ताकत के साथ लड़ रहे हैं यहाँ पे। जो अजय सिंह जिनका टिकट दिया गया है, उनकी स्थिति बहुत मजबूत है। देखिए, शुभ नारायण चौहान की स्थिति तो बहुत मजबूत नहीं है, जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, जो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब इस स्थिति में जो आपका सवाल था कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपने चुनाव जीतने के हालत में तो नहीं है अनुज जी, लेकिन वो अभी मैं उनको इस स्थिति में मानता हूं। लेकिन जैसे मैंने कुछ लोगों से अभी बातचीत की वहां पे कि अब क्या स्थिति है, क्योंकि मैं जब गया था वो तब की स्थिति थी अनुज जी, तो वहां लोगों का ये चीज कहना है कि धीरे धीरे जो स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रति थोड़ा एक मोहभंग की स्थिति, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि हमारा वोट बर्बाद हो, तो वोट बर्बादी की तरफ भी लोग नहीं डालना चाहते हैं। लेकिन वो उस फैक्टर पे यहाँ पे मैं जमीन की स्थिति के अनुसार मैं मानूंगा कि वो एक फैक्टर है यहाँ पे। दूसरे फैक्टर में अगर हम लोग देखें, क्योंकि एससी वोटर का यहाँ पे लगभग 15% के आसपास एससी वोट यहाँ पे है अनुज जी। लेकिन हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि मुस्लिम यहाँ पे 14% है, मुस्लिम लगभग यहाँ पे, और बाकी जो दूसरे छोटे छोटे जो अन्य जाति समूह है उनके भी वोट हैं। तो ये एक उन सबों का जो छोटे जाति समूह है, उन सबों का वोट कहीं कहीं आपको अजय सिंह की तरफ जाते हुए दिखेगा। तो इस सीट को सामान्य सहज स्थिति में, कांटे के टक्कर की स्थिति में, लेकिन अगर एक मजबूत थोड़े से सिचुएशन स्वामी प्रसाद मौर्य की होती है, तो ये सीधे सीधे बीजेपी के हाथ में जाने वाली सीट हो सकती है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं गया था 22 के चुनाव में कुशीनगर, तो वहां पर नाराजगी देखने को मिल रही थी, विधानसभा चुनाव में ही नाराजगी देखने को मिल रही थी। लोगों से जब मैंने पूछा कि लोगों से जब मैंने पूछा कि क्या स्थिति है, तो लोगों ने बताया एक बार आए थे नेताजी, जाम में फंस गए थे और काफी घंटे जाम में फंसे रहे, बड़ा गुस्सा हुआ और फिर वहां से निकल गए। तो इस तरह की बातें लोग कह रहे थे कि 22 के चुनाव में भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी देखने को नहीं मिली थी। खैर, ये तो लोकसभा चुनाव है। जी राहुल जी, कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए उनका फैक्टर अगर नहीं है वहां पे, देखिए जैसे मैंने भी आज फोन किया तो लोगों ने बताया कि वो, क्योंकि लोगों की अपनी एक इच्छा भी होती है कि वो शायद लोग उन्हें देखना चाहते होंगे कि बहुजन समाज पार्टी से वो लड़ जाएं, या फिर लोग देखना चाहते होंगे समाजवादी पार्टी टिकट दे दे, जो उनके अनुयायी, जो उनको उनके समर्थक होंगे, उन्हें ये चीजें लग रही होंगी। लेकिन जो आज भी मैंने बात की, वो आप ही की बात की पुष्टि हुई कि लोग अब जैसे अपने वोटों को बर्बाद नहीं करना चाहते, और वोट को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो फिर वो एक फैक्टर नहीं बचेंगे वहां। वो फैक्टर नहीं बचेंगे तो फिर इस लोकसभा सीट पे भी चुनाव की पूरी प्रवृत्ति वही होगी जो दूसरे जगह पे हो रही है। तब तो फिर अजय सिंह एक कांटे के मुकाबले में ही नहीं होंगे, वो कांटे के मुकाबले के साथ फिर वो बढ़त की स्थिति में भी होंगे अनुज। तो ये थोड़ा दिखाई दे सकता है। बिल्कुल सर, बांसगांव आ जाते हैं। बांसगांव में कमलेश पासवान सदल प्रसाद कांग्रेस से हैं और बीएसपी से राम समुज है, और बड़ी रैली, बड़ी जनसभा यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ से की गई सदल प्रसाद के लिए। कमलेश पासवान के लिए कितनी कठिनाई है या फिर सहूलियत है, क्या लग रहा है? देखिए अनुज जी, कमलेश पासवान 15 सालों से हैं, 2009, 2014, 2019। कमलेश पासवान के लिए पार्टी के भीतर भी नाराजगी है,
तो एक तो पार्टी के भीतर की एक उन्हीं को क्यों दिया जा रहा है बार बार। हाँ, कई सारे दावेदार थे, तो इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस तरह से जोश खरोश में नहीं है यहाँ पे, नंबर 1। नंबर 2, जनता में उनका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, उनके प्रति एक नाराजगी की स्थिति है। 2019 तक तो देखिए, 14 और 19 में तो मामला मोदी जी के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे हुआ, लेकिन इस बार की स्थिति वैसी नहीं, और इनकी नाराजगी ही भारतीय जनता पार्टी को डराने वाली है। ये सब देखिए, ये जो टिकटों का वितरण हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं ये ओवर कॉन्फिडेंस में दिए गए टिकट हैं। चाहे बांसगांव का टिकट हो, अन्य कई सारे जगहों का, इन जगहों पर अगर ये टिकट काट के किसी नए व्यक्ति को टिकट देते तो ये स्थितियां नहीं होती। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए कैसे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने सीधे 7 में से 6 टिकटों को काट दिया। तो दूसरी जगह टिकट काटने में काफी कठोर रही बीजेपी, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो अपने पुराने कैंडिडेट्स के टिकट काटने में जो है कि वो कमजोर हुई, और जहां कहीं टिकट काटा भी सही उम्मीदवार नहीं दिया उन्होंने। कई जगह तो ये सब कुछ गड़बड़ियां बीजेपी की तरफ से होते हुए दिख रही है। तो इस जगह पर देखिए, और जो सदल प्रसाद है, ये कांग्रेस के कद्दावर नेता के रूप में, तो यहाँ पर टोटल अगर हम लोग समीकरण देखते हैं, देखिए यहाँ पे करीबन जो है कि अगर यादव है वो यहाँ पे 2.5 लाख है जी, मुस्लिम जो है वो यहाँ पे 1.5 लाख है। तो एक ये संख्या है। दूसरी बात है कि जो शेड्यूल कास्ट के वोटर है जी, वो लगभग 3.5 लाख के आसपास, 3.5 लाख से 4 लाख तक की उनकी संख्या बताई जाती है। तो अब उस वाले हिस्से में एक बंटवारे की स्थिति हो सकती है, जिसकी संभावना, तो चूंकि बीएसपी यहाँ पे ज्यादा कोई प्रमुखता के साथ नहीं है उस रूप में बांसगांव में। तो जो जाति पूरा समीकरण है, वो पूरा समीकरण भी सदल प्रसाद के साथ ज्यादा मजबूती के साथ है, जाति समीकरण। और ये बीजेपी के लोग खुद ही मान रहे हैं। बीजेपी के लोगों से जब आप यहाँ पे बातचीत करेंगे अनुजित, वो कहेंगे कि क्योंकि ये भी बांसगांव भी वो गोरखपुर का ही हिस्सा ही कह लीजिए, गोरखपुर के 2 लोकसभा सीटें होती है, गोरखपुर और बांसगांव। तो यहाँ पे भी उन लोगों को ले दे के उम्मीद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर ही हो जाता है कि योगी जी हैं तो फिर भरोसा, और एक तरह से इस सीट का वो बेड़ा पार कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के आशा का आखिरी उम्मीद और किरण है। जमीनी स्थिति, जाति समीकरण और मुद्दे, वो सारी चीजें यहाँ पे कहीं कहीं कांग्रेस के पास जाते हुए दिख रहा है अभी। सदल प्रसाद के खाते में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो ये 5 सीटें बची हुई थी जिस पर हमको चर्चा करनी थी राहुल जी के साथ, और बाकी सीटों का समीकरण हम पहले ही दिखा चुके हैं, पहले ही वो वीडियोस आपके सामने आ चुके हैं, वो इंटरव्यू आ चुके हैं, और ये 5 सीटों का इंटरव्यू हम आपके सामने लेकर आए हैं समझाने के लिए कि आखिर और एक ही लाइन में कहूंगा कि 4 जून को उत्तर प्रदेश के ऊपर लोगों की जरूर निगाहें होंगी। लोगों ने अपनी निगाहें बिहार को लेकर भी बनाई हैं, वहां पे कितना स्विंग स्टेट के रूप में काम करता है, महाराष्ट्र कितना स्विंग स्टेट के रूप में काम करता है, वहां पर इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अच्छा चुनाव लड़ रहा है। नहीं, चुनाव वो काफी अच्छा लड़ रहा है। महाराष्ट्र में भी जो है कि नजर लोगों की वहां पे भी है कि देखिए वहां पे भी एनडीए को नुकसान होना तय है, लेकिन वो नुकसान किस हद तक पे कहां पे जाएगा वो। तो उस दृष्टि से उत्तर प्रदेश भी निकलकर बंगाल में क्या दिखाई दे रहा है राहुल जी आपको? देखिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पहले वो 35+ का नारा लगा रही है। बीजेपी के लोगों का आखिरी मूल मंत्र, अगर उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करें तो वो खुद ही कह रहे हैं कि हम लोग का 4-5 सीट बढ़ जाए, हम लोग उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो वो संघर्ष की स्थिति, क्योंकि देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के जो जहां पे बीजेपी का मैल उत्तरी बंगाल है, जहां पे बीजेपी का मुख्य गढ़ था अनुज जी, उस वाले गढ़ में ममता बनर्जी ने काफी मेहनत करके वहां पे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव को काफी घटाया, जो चुनाव प्रथम और द्वितीय चरण के दरमियान में ही संपन्न हुए अनुज जी। लेकिन अब बीजेपी पूरा ताबड़तोड़ कोशिश कर रही है कि चलो ठीक है, उत्तरी बंगाल तो हाथ से निकल गया, लेकिन बाकी किसी हिस्से में हम सेंधमारी कर दें। तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी 18 सीट पुराना बचा ले, ये उनके लिए चुनौती की स्थिति होगी। और ममता बनर्जी पूरा प्रयास कर रही है कि उनको 18 से पीछे जो है कि उनको ढकेल दिया जाए। क्योंकि देखिए बीजेपी के लोगों से जब आप पूछेंगे कि जो आपके नुकसान हो रहे हैं बिहार में, महाराष्ट्र में या अन्य जगहों पे, जो उत्तर भारत में चूंकि वो अधिकांश जगह मैक्सिमम सीट वो लेके बैठे हुए थे, तो वो नुकसान के भरपाई में जो राज्य गिनती कराता है जहां से वो नुकसान की भरपाई करेंगे, उसमें पश्चिम बंगाल का नाम बीजेपी बड़े गर्व से लेती है। लेकिन उस बड़े पैमाने पर वो नुकसान का भरपाई पश्चिम बंगाल से हो सके, नुकसान की भरपाई करने की स्थिति में एक राज्य मुझे जरूर दिखाई देता है, वो है आंध्र प्रदेश। क्योंकि वहां पे बीजेपी नहीं, जो बीजेपी के पार्टनर हैं चंद्रबाबू नायडू, उनकी स्थिति वहां पे कुछ बेहतर हो सकती है, और उनको जो सीटें मिले वो चीजें हो सकती है। लेकिन वो पश्चिम बंगाल में बढ़त लेके वो नुकसान की भरपाई करेंगे, समझ में नहीं आता। हाँ,
वो नहीं आता, वो स्वाभाविक नहीं लगता है। ये मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, मध्य प्रदेश का हाल क्या क्या अच्छा, मोहन यादव की वजह से उत्तर प्रदेश में किसी तरह का कोई बदलाव देखने को लग रहा है क्या, कि बीजेपी को एज मिलता दिखाई देगा? यादव वोटर यहाँ पर बहुत है, अखिलेश यादव को क्या डेंट पहुंचेगा? बड़ी चर्चाएं हुई थी जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। देखिए मुझे लग रहा है कि जो उनको मुख्यमंत्री बनाया जब गया था तब बीजेपी के लोगों ने खुलेआम कहा था कि ये सीधे सीधे चेतावनी की स्थिति होगी अखिलेश यादव के लिए और तेजस्वी यादव के लिए। लेकिन अनुज जी देखिए, ग्राउंड पे अगर उत्तर प्रदेश में भी हम लोग जाएं या बिहार में भी जाएं, उनका सीधा सीधा मतलब क्या था कि यादव वोटों में सनमारी करने के लिए। हाँ। उत्तर प्रदेश में यादव महासभा की कई सारे बैठकें भी हुई, उसमें भी जो है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े जोर शोर से उसमें आमंत्रित किए जाते थे, वो आते भी थे। लेकिन जो ग्राउंड से रिपोर्ट है वो ये है कि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में हम लोग देखें तो सीएचडीएस के आंकड़े भी हम लोगों को बताते हैं कि 25 से 30% यादव जो है कि वो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते थे, जबकि विधानसभा चुनाव में वो वोट बिल्कुल एकमुश्त एक जगह होता था। यानी बीजेपी हिंदुत्व के नारे के आधार पे यादवों में संदमारी कर लेती थी। लेकिन इस बार यादव और मुस्लिम वोटर में संदमारी एक बहुत ही वो यादवों में बिल्कुल एक एकजुटता की स्थिति दिख रही है और मुस्लिमों में भी वो एकजुटता की स्थिति पूरी दिखाई दे रही है। तो वो संदमारी की स्थिति ग्राउंड रिपोर्ट्स उसकी पुष्टि नहीं कर रहे। तो ऐसा स्थिति, वही स्थिति बिहार के भी है। वहां पे भी वो देखिए, एक लोगों के बीच में राजनीति में परसेप्शन की बड़ी भूमिका होती है। जैसे अभी एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री उन्होंने भजन लाल शर्मा को बनाया अनुज जी राजस्थान में। जी। वो जब भी बोलते हैं तो उनके बोलते ही समझ में आ जाता है लोगों को कि किस प्रकार से किसी रिमोट कंट्रोल को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ब्राह्मण को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास कम है और एक रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास ज्यादा है। वही छवि लोगों के बीच में, यादव समुदाय के लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश और बिहार में है। वो मानते हैं कि अखिलेश यादव जो नेता है वो कोई रिमोट कंट्रोल नेता नहीं है, तेजस्वी रिमोट कंट्रोल नेता नहीं है। हाँ। लेकिन उनको लेके वो लोग एक उनके उस समुदाय के भीतर वो सोच है वहां पे। और अनुचित जो हम लोग पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे उसमें एक लाइन में जोड़ दो जी। देखिए भारत एक बड़ा विविधता का देश है अनुज जी, और यहाँ पे भाषाई विविधता है, खान पान की विविधता है। जब आप एक हमला कहीं पे कर रहे होते हैं, कहीं दूसरे जगह जो है उसका प्रभाव पड़ रहा होता है। जैसे जब मछली के ऊपर एक हमला, मछली खाने वाला जब उन्होंने वीडियो डाला तेजस्वी यादव ने बिहार में, जी। और फिर बीजेपी ने पूरा हमला करना शुरू कर दिया कि मछली खा रहे हैं। तो वो देखिए वो भावनाएं आहत करती हैं पश्चिम बंगाल में, क्योंकि मछली चावल वहां के लोगों का महत्वपूर्ण भोजन है। मेरा जो जिला है हमारा वो कलकत्ता से ज्यादा पास है अनुज जी। अच्छा। तो मैं सबसे पहला प्रथम महानगर हमारा हो गया, कोलकाता हो गया हमारा। तो मैं बचपन में, हमें याद है कि मैं पिताजी के साथ जब गया था तो वहां पे हम लोगों के साथ वो शाकाहारी रेस्टोरेंट खोजा जा रहा था कि कोई खाने के लिए शाकाहारी रेस्टोरेंट मिले। तो एक उस जमाने में रेस्टोरेंट कम ही होते थे, तो एक शाकाहारी रेस्टोरेंट मिला भी था अनुज जी, और उसमें शाकाहारी रेस्टोरेंट में भी मछली सर्व किया गया। तो जब पूछा गया कि भाई मछली कैसे दे दी आपने, तो उन्होंने कहा ये तो वेज ही है। तो आप सोच के देखिए कि ये मछली तो वहां पे वेज के भोजन के रूप में लिया जाता है, और प्रधानमंत्री ने जितना ताबड़तोड़ हमला मछली को लेकर कर दिया, तो वो मामला वहां नहीं जमता। आप वहां पे अगर जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो वो वहां के, ऐसा नहीं कि वो लोग राम विरोधी, लेकिन वो हिंदू है, उनके वो ज्यादा जो पूजा पाठ की पूरी परंपरा है वो दुर्गा के ऊपर, माँ काली के ऊपर, वो उसके ऊपर ज्यादा केंद्रित है। तो ये जो संस्कृतियों का अलग अलग चीज है, और आप एक राम को लेके चले और उसी को उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर तरफ उसके उसी इंटेंसिटी को आप मापने का प्रयास करें, तो वो बीजेपी के कमजोर रणनीति में मानता हूं कि आप भौगोलिक विविधता का, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान नहीं करते, और इस कारण से कई बार उन्हें नुकसान हो जाता है अनिल। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत आपसे बात जब करते हैं राहुल जी तो समय बीतता जाता है और सोचते हैं कि और जानकारी ले ली जाए और बातचीत कर ली जाए, लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर आपके साथ जुड़ेंगे और इलेक्शन के बारे में बातचीत करेंगे और समीकरण समझने की कोशिश करेंगे। अब तो रिजल्ट का समय आ गया है। बहुत शुक्रिया राहुल जी, बहुत शुक्रिया।